नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। मास्टरमाइंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे बोली और उपबोली। जैसे कि पिछले दिनों हम पढ़े हैं हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का 2 टॉपिक हो गया है। फर्स्ट टॉपिक पढ़े हिंदी का विकास क्रम, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी टॉपिक पढ़े हैं हिंदी का अपभ्रंश व उपभाषा। हिंदी की अपभ्रंश और उपभाषा। तो उपभाषा हम 5 बताए हैं, सभी के अपभ्रंश बताए हैं। प्रत्येक उपभाषा में कितनी कौन कौन सी बोलियां हैं, ये चीज़ भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आज है तीसरा, बोली और उपबोली। बोली और उपबोली। तो बोली उपबोली में आज पढ़ेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसको अच्छी तरह से समझा जाएगा। और खड़ी बोली, ठीक, खड़ी बोली के बारे में जान जाते हैं कि खड़ी बोली ये किस अपभ्रंश से संबंधित है। सौर सेनी। सौर सेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौर सेनी अपभ्रंश। और कौन सा उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की ये बोली है खड़ी बोली। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से संबंधित है? सौरसेनी अपभ्रंश से। कौन सी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा। उम्मीद होगी इतना आप समझ गए। तो पश्चिमी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी में हमने बताया था 5 बोलियां होती हैं। ठीक, 5 बोलियां होती हैं। एक होती है खड़ी बोली। खड़ी बोली होती है। और एक दूसरी होती है ब्रज। तीसरा कन्नौजी। चौथा बुंदेली। और 5वां हरियाणवी। हरियाणवी। इतनी बोलियां होती हैं। और किस अपभ्रंश के अंतर्गत ये सब आती हैं बोलियां? तो ये आती हैं सब सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, जो कि हम पिछली कक्षा में इस चीज़ को अच्छी तरह से बता चुके हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ें खड़ी बोली। खड़ी बोली में सौरसेनी अपभ्रंश और पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली पूछ देगा कि खड़ी बोली में कौन किस अपभ्रंश से संबंधित है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है। तो खड़ी बोली कहाँ से ली गई है? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली का उल्लेख है। ठीक, तो आज जानेंगे खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली के अन्य नाम। अन्य नाम। खड़ी बोली में अन्य नाम। अन्य नाम में जैसे कई रचनाकारों ने, विद्वानों ने इसके अन्य नाम बताए हैं। ठीक, जैसे कि इसका पहला अन्य नाम है कौरवी। इसको खड़ी बोली को और क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। और कौरवी कहा किसने है? ये चीज जान लीजिए। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। वह भोलानाथ तिवारी। वह भोलानाथ तिवारी। यानी कि खड़ी बोली को का अन्य नाम में एक नाम है कौरवी। कौरवी जिसको भी कहते हैं। और कौरवी कहा किसने? राहुल सांस्कृत्यायन व भोलानाथ तिवारी। ठीक, और नाम है जैसे दूसरा नाम इसका है सर हिंदी। ठीक, सर हिंदी। सर हिंदी। सर हिंदी कहा है? महावीर
प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि खड़ी बोली को सर हिंदी किसने कहा है, तो सर हिंदी कहा है किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पूछ देगा खड़ी हिंदी के कौरवी, खड़ी हिंदी का अन्य नाम जो है कौरवी, कौरवी किसने कहा है, राहुल सांस्कृत यायन ने कहा है। ठीक, राहुल सांस्कृत यायन। इतना उम्मीद होगी, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसमें अन्य नाम और हैं जिसको नोट करेंगे हम लोग। अन्य नाम में 2 पढ़ लिए, तीसरा अन्य नाम, इसको जनपदीय हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। क्या कहता है, जनपदीय हिंदुस्तानी, जनपदीय हिंदुस्तानी। तो जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है, ये जान जाइए, सुनीति कुमार चटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सुनीति कुमार चटर्जी। यहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे। बोली उपभाषा हिंदी का विकास क्रम, ये कन्फर्म है। और यूपीएससी वीडियो री एग्जाम को देखते हुए ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर ये सिलेबस में दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग इसको बता रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाइएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने बताया है, खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने बताया है, तो सुनीति कुमार चटर्जी। पूजा कौरवी किसने बताया है, तो राहुल सांस्कृत यायन। ठीक, अब पूछे सर हिंदी किसने कहा है खड़ी बोली को, तो सर हिंदी कहे है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, उम्मीद होगी कि ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या बताया, कौरवी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर हिंदी, और जनपदीय हिंदुस्तानी क्या बताए हैं, सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक, अब इसको करकस्ता भी कहते हैं, करकस्ता भी कहा जाता है। ठीक, अब इसका जो केंद्र है, खड़ी हिंदी का जो केंद्र है ये कहाँ है, मेरठ। पूछ देता है कि खड़ी हिंदी का केंद्र कहाँ है, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। खड़ी हिंदी का केंद्र कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि मेरठ इसका केंद्र है। तो खड़ी हिंदी का केंद्र कहाँ है, मेरठ। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इसकी 2 उपबोली हैं, खड़ी हिंदी की उपबोली। इसकी उपबोली क्या है, ये खड़ी हिंदी के अंतर्गत सब बताया जा रहा है, हम इसको खड़ी हिंदी के अंतर्गत बता रहे हैं। ठीक, तो खड़ी हिंदी की 2 उपबोलियां हैं। पूछ देगा 2 ठो हैं, एक है पहाड़ ताली, दूसरा है बिजनौर। पहाड़ ताली बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछ देगा कि पहाड़ ताली किस बोली की उपबोली है, पहाड़ ताली किस भाषा या बोली की उपबोली है, तो पहाड़ ताली किसकी है, खड़ी हिंदी की। किसकी है, खड़ी बोली या भाषा की। समझ में आया कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ है ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा और नोट करते जाइए कि खड़ी बोली की कौन सी उपबोली है, पहाड़ ताली और बिजनौर। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। खड़ी बोली का केंद्र कहाँ है, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसकी 2 उपबोली कौन कौन सी है, पहाड़ ताली और बिजनौर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, और जो बोली का विकास क्रम होता है इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए कि क्या होता है, पहले आती है बोली। ठीक, बोली के बाद इसको बनाया जाता है मानक। ठीक, मानक के बाद ये बनता है राजभाषा। इसी तरह कोई भी बोली हो चाहे भाषा हो, राजभाषा कैसे बनती है इस चीज़ को समझिए। पहले बोली के रूप में वो
रहेगी, फिर मानक बनेगी, फिर मानक बनने के बाद ये हो जाएगी क्या, राजभाषा। ठीक, राजभाषा। अब इसमें खड़ी बोली में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और किसने इसको लिखा है। ठीक, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या था, प्रिय प्रवास। किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनको हरिऔध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिऔध। बस इतना भी दे सकता है कि हरिऔध भी पूछ सकता, दे देगा ऑप्शन में, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास। किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक, अब नेक्स्ट जानेंगे ब्रज। तो पश्चिमी हिंदी में हम कितना बताए हैं, पश्चिमी हिंदी, ये चीज जानिए। पश्चिमी हिंदी में हमने पिछली कक्षा में बता दिया है। पश्चिमी हिंदी ये बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से संबंधित है, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी बोलियां हैं, एक ट्रिक बताते, केबी और एक है यच। ठीक, यच से हरियाणवी, के से कन्नौजी, ब से बुंदेली, और क से खड़ी बोली। अब केबी यच, बुंदेली, खड़ी बोली, और ये हो गया आपका एक ब्रज। तो हमने खड़ी बोली को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ब्रज के बारे में। ठीक, तो ब्रज में मतलब कि ब्रज के कौन कौन सा अन्य नाम है, कौन सी उसकी उपबोली है, कहाँ उसका मुख्य केंद्र है, ये सब चीज जानेंगे। ब्रज। ठीक, ब्रज में साहित्य की दृष्टि से हिंदी का अति महत्वपूर्ण बोली है। ये क्या है, साहित्य की दृष्टि से इसको अच्छे से नोट करते जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। से हिंदी की अति महत्वपूर्ण बोली है, अति महत्वपूर्ण बोली है। पूछ देगा कि साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, ब्रज बोली। ठीक, इतना समझ में आया आपको। ब्रज बोली का केंद्र कहाँ है, खड़ी बोली का केंद्र हम कहाँ बताए हैं, खड़ी बोली का केंद्र बताइए, कमेंट में बताइए केंद्र इसका। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है, ब्रज भाषा का केंद्र बताइए कहाँ है, ये है मथुरा। ठीक, अब इसका अन्य नाम क्या क्या है ये भी जान जाइए कि इसको अन्य नाम से क्या क्या बोला था, अंतर्वेदी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अंतर्वेदी भी कहा जाता है, माथुरी भी कहा जाता है। मथुरा में बोला जाता है इसलिए माथुरी कहते हैं इसको। नाग भाषा भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो भगवान कृष्ण किसके अवतार थे, विष्णु के। विष्णु किस पे लेटे रहते थे, नाग पर, तो इसलिए नाग भाषा इसको कहते हैं। ठीक, ब्रजबुली भी कहते हैं इसको, ब्रजबुली
बुली। तो इससे तो ब्रज इसमें लगा, इससे समझ में आ जाएगा कि ये ब्रज की उपभाषा अन्य नाम है। तो ब्रज भाषा जो साहित्य की दृष्टि से हिंदी की अति महत्वपूर्ण बोली है। ब्रज का केंद्र है मथुरा, अन्य नाम अंतर्वेदी, माथुरी, नाग भाषा, ब्रज बोली। पूछ देगा क्वेश्चन में कि अंतर्वेदी किस भाषा का अन्य नाम है। ब्रज, खड़ी, कन्नौजी, बुंदेली, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो इस चीज़ को क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे और हमें यूपीएससी में 50 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन के 100 अंक हैं। ठीक, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से मिलेगा आपको और कंपटीशन बहुत हाई है। और दूसरी बार इसका री एग्जाम होने जा रहा है। पिछली बार उठा के देख लीजिएगा पेपर, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ बताया जा रहा है। तो ब्रज भाषा का साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बोली है। केंद्र क्या है? मथुरा, अन्य नाम अंतर्वेदी, माथुरी, नाग भाषा और ब्रज बोली। ठीक, इसकी उपबोलियां भी हैं। उपबोलियां हैं जो पूछती नहीं है उतनी। अब इसमें कुछ रचनाकार हैं, उनके कुछ ग्रंथ हैं। ब्रज भाषा ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। देखिए हम बता रहे हैं, भी समझ में आएगा क्वेश्चन आपको। ठीक, अब जैसे कि रचनाकार एक साइड लिख लीजिए कि रचनाकार। पूछ देगा कि सूरदास किस भाषा के रचनाकार थे, तो क्या बताएंगे? अगर पढ़े रहेंगे तो जान जाएंगे। सूरदास, तुलसीदास ग्रंथ। अब इसमें पूछ देगा सूरदास का। सूरदास का देख लीजिए कौन कौन सा ग्रंथ है। सूरदास का ग्रंथ लिखिए सूरसागर। पूछेगा कि सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। समझ में आया? पूछता है साहित्य लहरी किस साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। सूरसागर के सूरदास। ठीक, सुरसरावली, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास। ये सब जितनी ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये चीज समझिए। पूछ देगा कि भ्रमर गीत या सुरसागर या सुरसरावली, कुछ भी पूछ देगा। इसमें से पूछेगा कि सुरसरावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगर ये पूछेगा कि ब्रज भाषा के सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए तुलसीदास। तुलसीदास ये भी ब्रज भाषा से संबंधित हैं। इनका ग्रंथ है विनय पत्रिका। पूछेगा कि विनय पत्रिका किसका ग्रंथ है, तो तुलसीदास का। कवितावली में कंफ्यूज जाते हैं लोग। ठीक, ये तो सभी लोग को याद है कि विनय पत्रिका इनका है। श्री कृष्ण। ठीक, तीसरा लिखिए रसखान भी। अब ये जानिए कि रसखान भी ब्रज भाषा से ही संबंधित है। रसखान किससे संबंधित है? ब्रज भाषा से संबंधित है। इनके जो ग्रंथ हैं सुजान रसखान, बरवे नाटिका, प्रेम वाटिका। बार बार पूछता है प्रेम वाटिका। जितने इंपोर्टेंट है हम उस चीज को नोट करा दे रहे हैं। ठीक, श्रृंगार पूछ देगा। श्रृंगार ग्रंथ किनका है? रस खान का। श्रृंगार से रस उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो श्रृंगार रस किससे संबंधित है? श्रृंगार रस किनका है? रस खान का। ठीक, उम्मीद होगी इतना आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा वो चीज़ भी हम बताते जा रहे हैं। कि मान लीजिए पूछ दिए कि सुरसरावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। मान लो सुजान पूछ दिया कि सुजान किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। रसखान क्योंकि रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक, चौथा लिखिए केशव दास। ये भी
ब्रज भाषा से ही संबंधित है। केशव दास का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। रसिक प्रिया, ये बार बार पूछा जाता है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। कवि प्रिया, कवि प्रिया। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, इसको तुलसीदास मार देते हैं लोग। चंद्रिका, रामचंद्रिका किनका ग्रंथ है? केशव दास का ग्रंथ है। ठीक। विज्ञान गीता भी इन्हीं का ग्रंथ है। विज्ञान गीता। आप पेपर देके आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम क्या बताए थे, किस लिए इस चीज़ को पढ़ा रहे थे। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर सही से याद रहेगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। जब क्वेश्चन लगते जाते हैं तो मनोबल बढ़ता जाता है, और जैसे माइनस में जाएंगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और हम जहाँ पर सोचे रहते हैं कि हमको जहाँ से प्लस करना है, अगर वहीं से आप माइनस हो गए तो आपका पेपर नहीं निकल सकता। और ये भी जान लीजिए कि अगर आता हुआ क्वेश्चन अगर आपको गलत हो गया तो पेपर में आप माइनस हो जाएंगे तुरंत। ठीक। केशवदास, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, इन्हीं के बगल में नोट कर लीजिए कि कठिन काव्य का प्रेत पूछता है। कठिन काव्य का प्रेत किनको कहते हैं? केशवदास को कहते हैं। ठीक। इतना उम्मीद होगी कि इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक। अब नेक्स्ट लिखिए पांचवा। पांचवा है बिहारी। बिहारी, बिहारी के कौन कौन से ग्रंथ हैं? बिहारी सतसई, इनका तो यही देता है बिहारी सतसई, पूछता भी नहीं उतना। सतसई, या तो बस इतना पूछ देगा कि सतसई, तो बिहारी सतसई इनका ग्रंथ है। ठीक। अब लिखिए छठवां घनानंद। घनानंद, घनानंद भी किसके कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक। सुजान हित, सुजान हित, कुछ कवि हैं जो कई भाषाओं के कवि हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली में भी लिखते हैं, लिखे हैं ग्रंथ, और इसमें भी लिखे हैं, ब्रज में भी। सुजान हित, सुजान सागर। सुजान याद रखिए, सुजान दे देगा तो घनानंद हो जाएगा। सुजान सागर, सुजान हित, सुजान सागर। विरह लीला, विरह लीला। ठीक। विरह लीला। इतना आपको समझ में आ गया। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों हम कवर कर लिए। तीसरा लिखेंगे पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी। क्या लिखेंगे? कन्नौजी। कन्नौजी, कन्नौजी का अब जान लीजिए कि इनका केंद्र कहाँ है। कन्नौजी का केंद्र पूछ देगा कि फर्रुखाबाद कहाँ है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद किस बोली का केंद्र है? कन्नौजी का केंद्र है। ठीक। अन्य नाम इसके लिख लीजिए, इंपोर्टेंट कुछ अन्य नाम है इनके। अन्य नाम में जैसे पांचाली इसको कहते हैं, पांचाली। पांचाली किस बोली को कहते हैं? तो कन्नौजी को कहते हैं। ठीक। इसको पूर्वी ब्रज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी ब्रज भी कहा जाता है। कुछ इंपोर्टेंट चीज इसको लिख लीजिए कि ब्रज एवं बुंदेली, बुंदेली के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, कि बीच की कड़ी कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। यानी पूछ देगा कि ब्रज एवं बुंदेली के बीच की कड़ी किस बोली को कहा जाता है? तो कन्नौजी बोली को कहा जाता है। ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट लिखेंगे बुंदेली। नेक्स्ट लिखेंगे बुंदेली। बुंदेली, बुंदेली का जो केंद्र है यह है बुंदेलखंड।
केंद्र कहाँ है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक। उपबोली इसका एक पूछता है, उपबोली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। बना फेरी पूछ देगा कि बना फेरी किसका अन्य नाम है। उपबोली किसकी उपबोली है? बना फेरी किसकी उपबोली है? तो बुंदेली की उपबोली है बना फरी। ठीक। और जो आला खंड है इसी बना फेरी में ही लिखा गया है। ठीक। बना फेरी में ही लिखा गया है। इतना आपको समझ में आया? अब लिखिए हरियाणवी, पांचवा का हरियाणवी, जो कल पढ़ा देंगे इसको अच्छी तरह से, और आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते जाइए और समझते जाइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। परीक्षा में यहाँ से किस